हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इससे पिछला जो आपने चैप्टर समझा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का समझा, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट अलग समझाया, प्रॉफिट एंड लॉस अलग समझाया, बैलेंस शीट अलग से समझाई, जिसमें जितने बेसिक कंसेप्ट थे वो आपको सारे क्लियर किए, और उसके बाद लास्ट में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन समझाया जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाई जाती है वो हमने किया सीखा। अब उसी का एक्सटेंड है ये चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही क्या है, एक्सटेंशन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है उसको चेक करने के लिए, और बिजनेस की जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट का क्या मतलब है बच्चों, कि जैसे हमारा ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को, क्लियर है ना? जैसे कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को वो एंड हो जाता है। अब जब हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या कुछ ऐसी इनकम, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किससे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से बनते हैं, बट कुछ ऐसी आइटम्स होते हैं जो हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं गई होती, वो हमारी ट्रायल बैलेंस से बाहर होती है। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने एक समझी थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो आपको याद हो गई होगी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होता था तो हम उसको दो जगह लिखते थे, कहाँ कहाँ, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट में असेट साइड में। क्लियर है? तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो हम अगले वीडियोस में भी समझेंगे कि कैसे हमने वन बाय वन उन एडजस्टमेंट को ट्रीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट से, जो कि आप पहले भी कर चुके हो, डेट इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि जब बुक्स क्लोज हो जाती हैं तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो बाद में की जाती है। इसमें अमाउंट आपने ध्यान रखना है बच्चों, कई बार वो मार्केट वैल्यू भी गिवन दे देते हैं क्वेश्चन में और कॉस्ट प्राइस भी दे देते हैं। ठीक है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो उठानी है जो उनसे कम होती है। क्लियर? रियलाइजेबल वैल्यू बोलो, मार्केट वैल्यू बोलो, कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं वो अलग से। ठीक है ना? तो जो भी आपको वैल्यू दी है, अगर दो वैल्यूज बोली गई हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एट द कॉस्ट प्राइस पर इतनी है और मार्केट प्राइस पर इतनी है, तो दोनों में से जो भी कम होगी, विच एवर इज लेस, ठीक है ना, जो उनसे भी कम होगी, हमने वो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की लिखनी है। अब कितनी जगह जाएगी? दो जगह, क्योंकि एडजस्टमेंट जो भी होगी बच्चों याद रखना कितनी जगह जानी है आपकी, दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक तो हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में जाती है? क्रेडिट साइड में जाता है। और एक बार कहां जाती है? बैलेंस शीट में कौन सी साइड में? असेट साइड में। क्लियर है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में असेट साइड में। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है आइटम्स, बेटा सारी एडजस्टमेंट देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो दो जगह जाती है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है तो वो एक जगह जाती है। ठीक है, तो वो भी साथ के साथ सुनते जाइए, क्योंकि कई बार वो एडजस्टमेंट के आइटम्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देते हैं, और जो कि एडजस्टमेंट की आइटम्स होती है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कहाँ लिखना है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो आपने दो जगह लिखना है, बट जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसको कहाँ लिखना है? सिर्फ एक जगह, कहाँ पर? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड जो हमारी एडजस्टमेंट है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मीनिंग भी साथ के साथ थोड़ा क्लियर करते जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, वो खर्चे जो ड्यू तो हो चुके हैं बट पे नहीं किए हैं आपने, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जैसे रेंट। जिस बिल्डिंग में हमने ऑफिस खोला हुआ है उसका रेंट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगले मंथ में पे किया जाता है। 31 मार्च को वो रेंट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। सैलरीज जो होती है एम्प्लॉइज की वो अगले मंथ में पे की जाती है, तो 31 को वो सारी क्या होंगी? आउटस्टैंडिंग होगी। तो कुछ भी खर्चा हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट बोला होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला होगा। किसी भी खर्चे के नाम के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा है, दैट मींस वो एक्सपेंस क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां कहां जाते हैं बच्चों? दो जगह जाएंगे। कहां जाएंगे? एक बार तो ये अपने रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड होंगे। अब रिलेटेड एक्सपेंसेस कहां होंगे बच्चों? क्योंकि आपको तो मेनली अकाउंट में लिखना है, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में जाएगा। अब यहां पर चेक करना वो एक्सपेंस क्या है। देखिए, अगर आपको बोला गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी कहां मिलती है आपको? P&L में मिलेगी, तो वहां पर P&L में जाइए। अगर आपको बोला गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस का मिलती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपके वहां जाके। तो एक बार तो ये जो है अपने
रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होगा। समझ आइए बात बच्चों, क्या बोला गया है, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड। अब रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, ट्रेडिंग में भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पर क्या खर्चे का नाम दिया। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बोली गई है, तो रिपेयर कहाँ मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर पड़ा होगा, वहां जाकर आपने रिपेयर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग कैरीज बोला गया है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चे तो कहाँ मिलेंगे, या तो ट्रेडिंग की डेबिट में मिलेंगे या पीएनएल के डेबिट में मिलेंगे। तो जहां भी वो खर्चा आपने लिखा हुआ है उसमें जाके क्या करना है, आपने ऐड करना है। ये ध्यान रखना बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और दूसरी बार ये कहाँ जाते हैं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाते हैं। क्लियर है। दूसरी बार कहाँ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चे हमारी लायबिलिटी है, हमने आज नहीं पे किए पर करने तो है ना हमने पे, तो हम लायबिलिटी है हमारी, हमने आज पे नहीं किया, हम कल पे करेंगे, दैट इज आवर लायबिलिटी। तो दूसरी बार हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक जगह जाते हैं और सिर्फ कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। क्लियर। एक बार जब दिया होता है वो भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। एडजस्टमेंट में जब होगा तो आपने दो जगह लिखना है, जब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आइटम गिवन होती है तो सिर्फ एक जगह जाएगी, कहाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे जो आपके ड्यू हो चुके हैं पर आपने पे नहीं किए हैं, तो जहां भी वो खर्चा आपको मिलेगा ट्रेडिंग या पीएनएल की डेबिट साइड में, उसमें ऐड कीजिए और दूसरी बार क्या करना है, आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देना है। क्लियर। चलिए थर्ड करते हैं अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्री पहले, पेड मतलब दे दिए, कि जो खर्चे आपने क्या किए हैं, एडवांस में दे दिए। प्रीपेड का मतलब यही होता है ना कि जो खर्चे हम क्या कर चुके हैं, पहले पे कर चुके हैं। तो एडवांस में अगर आपने खर्चे कर दिए हैं तो उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारी क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। अब एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो दो जगह जाएंगे, ये भी कहाँ कहाँ जाएंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कहाँ मिलेंगे, वही ट्रेडिंग या पीएनएल की डेबिट साइड में। तो आपने क्या करना है, इनको इनके रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस करना है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस होते हैं। और मिलेंगे कहाँ, ये आपको पता ही है, खर्चे कहाँ मिलते हैं, या तो आपको ट्रेडिंग की डेबिट साइड में मिलते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मिलते हैं। ठीक है। जहां भी है, सपोज आपको बोला गया प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, तो वहां जाके लेस कर दीजिए। आपको बोला गया है प्रीपेड वेजेस, तो वेजेस कहाँ मिलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वहां जाके लेस कर दीजिए। तो जो भी आपके खर्चे का नाम है आपने उसमें से उसको लेस करना है। अब वो कहाँ मिलेगा, खर्चा या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में। क्लियर। और दूसरी बार कहाँ जाता है, ये हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि हमने एडवांस में खर्चा पे कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, एसेट साइड में। आई थिंक क्लियर है एडजस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक बार हमारी एसेट से, क्योंकि हम पे कर चुके हैं, अब हमने सिर्फ इसका एडवांटेज उठाना है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और एक बार हमारा क्या है, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा वहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है आपकी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपने पहले भी सुना है वर्ड। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई फिक्स एसेट्स यूज करते हैं तो उसके यूज करने, कांस्टेंट यूज करने की वजह से या एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से धीरे धीरे उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये बच्चों ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, दो जगह जाएगा। एक बार तो ये हमारी एसेट्स की वैल्यू कम कर रहा है, एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, और एक बार ये हमारा एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं हम बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है। एक बार तो हम इसको लिख देंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और एक बार हम कहाँ लिखेंगे, जब हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स लिखेंगे। ठीक है ना, असेट साइड में जो भी हमारी एसेट्स होगी उसमें से माइनस कर देंगे। रिलेटेड एसेट्स में से क्या करना है, हमने लेस करना है। क्लियर। जैसे डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे बोला है तो मशीनरी में से लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे बोला है तो फर्नीचर में से लेस कर देंगे, यानी कि जिस भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला गया उसमें से लेस कर देना है। और एक बार हमने क्या करना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देना है। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी एडजस्टमेंट, कि 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई है। कौन कौन सी जल्दी से रिकॉल करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पता है आपको दो जगह जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, एक बार हमारे जो भी रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि जिस एक्सपेंस का नाम है उसमें ऐड होंगे और एक बार हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस,
एक बार हमारा जो भी एक्सपेंस का नाम है उसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम यहाँ लिखा होगा उसमें से लेस होंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट में असेट्स में जाएंगे। डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। खर्चा है एक बार पेरेंट के डेबिट साइड में, और एक बार हमारी जो असेट्स है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया उसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रीड आउट कीजिए। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, 2019 को 31 मार्च के ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है। पढ़िए क्या क्या बोला गया। मशीनरी 4 लाख, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सेल रिटर्न, वेजेस, परचेजेस, पावर, लाइटिंग, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का है, डेट इज ओपनिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी। क्रेडिट साइड है ये वाली, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बोली गई है इस क्वेश्चन के अंदर। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% से, वेजेस आउटस्टैंडिंग बोली गई है 5000, रेंट अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड किसका नाम होता है बच्चों, ये प्रिपेयर्ड का दूसरा नाम होता है। कई बार वो प्रिपेयर्ड नाम डाल देता है और कई बार अनएक्सपायर्ड वर्ड आ जाता है, तो जो आपने प्रिपेयर्ड की ट्रीटमेंट की है वही अनएक्सपायर्ड की है क्योंकि सेम चीज है। स्टॉक 31 मार्च का यानी कि डेट इज क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। क्लियर? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज अ डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव एडजस्टमेंट। हमें क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है इस एडजस्टमेंट को लेते हुए। क्लियर है? अब हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने एक काम करना है ताकि गलती ना हो। जो जो ये बोला गया, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली गई, तो जहां भी आपको इसमें सैलरी दिख रही है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, टिक कीजिए। दिस इज सैलरी ये है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ टिक करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला गया, डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी को टिक कीजिए। जहां भी आपको मशीनरी दिख रही है उसको टिक कीजिए। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैं क्यों करा रही हूँ। वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्या है खर्चे का नाम, वेजेस, तो जहां भी आपको वेजेस दिख रहा है इसको टिक कीजिए। उसके बाद है हमारा रेंट अनएक्सपायर्ड, तो रेंट देखिए, दिस वन इज रेंट, तो ये हमने टिक कर लिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रहने देते हैं, दिस इज आवर स्टॉक। ठीक है, हमने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को अभी क्या किया है, जो जो उसमें रिलेटेड थी हमने वो क्या करी है, टिक कर लिया। इसको टिक करने का जो मेन पर्पज होता है बच्चों, ताकि हमारा कोई भी आइटम रह ना जाए, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट क्या करनी है, सबकी ट्रीटमेंट 2-2 बार करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह तो कर देते हैं और दूसरी जगह हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये गलती हमारी ना हो, इसलिए हमने क्या किया, हर एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमें मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो भी बोली गई है, सैलरी, रेंट, जैसे भी हमें बोला गया हमने उसको टिक कर लिया। क्लियर है? अब इसमें एक और काम कर सकते हैं हम। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियोस देखी हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थी, कि हमने क्या करना है, जो जो आइटम में ट्रेडिंग की है, P&L की है, बैलेंस शीट की है, उसके लिए हमने अपने इन आइटम्स के सामने लिख लेना है। ठीक है, कि कौन सी आइटम कहाँ की है। जैसे मशीनरी कहाँ की आइटम होती है, बैलेंस शीट की। कैश एंड बैंक कहाँ की आइटम होती है, बैलेंस शीट की। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस होती है, ठीक है, ट्रेडिंग की। वेजेस, ट्रेडिंग में। परचेजेस, ट्रेडिंग का। पावर, ट्रेडिंग का, ठीक है। लाइटिंग, लाइटिंग के सामने देखो कुछ नहीं लिखा, अगर फैक्ट्री लिखा होता तो ये कहाँ की आइटम होती, ट्रेडिंग की, पर नहीं लिखा तो ये कहाँ की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है ये कहाँ की आइटम होती है, ट्रेडिंग की। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स हमारी बैलेंस शीट की आइटम। बिल रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में असेट्स होती है। रेंट, रेंट सिंपल दिया है तो कहाँ का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। कमीशन भी सिंपल बोली गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस की। जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, कैपिटल बैलेंस शीट में, सेल्स ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट P&L में। क्लियर है? अब जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हमने सिर्फ टी वाली आइटम चेक करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ बार बार हर आइटम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने ये आइटम लिखी है नहीं लिखी। और जो हमने इधर टिक लगाए थे उसका मेन पर्पस कि जब हम मशीनरी लिखेंगे बैलेंस शीट में तो हमें याद आ जाएगा कि हमने इस पे टिक किया है, इट मींस इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है वो हमें चेक करनी है कि कैसे करना है उसको ट्रीट। क्लियर है? तो ये काम आपको समझ आ गया क्या करना है। सबसे पहले हमें जो एडजस्टमेंट दी गई है उससे रिलेटेड हमने टिक कर लिया। उसके बाद हमने सारे क्वेश्चन को अपना क्या क्या क्लासीफाई कर लिया कि कौन कौन सी आइटमें हमारी असेट्स में जाएंगी, कौन कौन सी मतलब बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में और P&L में, सबको अलग अलग कर लिया। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को।
तो सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली आइटम क्या होती है, टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। दैट इज ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए ट्रेडिंग लिखा हुआ है 6 लाख रुपीस का, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपीस का है, 6 लाख का। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, परचेज। ये कुछ ऊपर की आइटम होती है बच्चों, पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक आता है, देन परचेज माइनस परचेज टर्न आता है, और उसके बाद आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के, वो आप कैसे भी ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज है, और इस साइड हमारा परचेज रिटर्न है 10,000। तो हम परचेज में से क्या करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपना टू परचेजेस 8 लाख की गिवन है हमारे पास, उसमें से हम क्या लेस करेंगे, अपना परचेज रिटर्न, इट इज 10,000 रुपीज का था। तो ये जब माइनस करेंगे तो इट विल कम 7,90,000। क्लियर है। उसके बाद क्रेडिट साइड के हमें याद है सेल माइनस सेल रिटर्न करते हैं। सेल हमारे क्वेश्चन में यहाँ गिवन है और सेल रिटर्न, ठीक है, 16,20,000 की सेल और 20,000 की सेल रिटर्न। तो ये हमारे नेट सेल हम यहाँ लिख लेंगे अपनी, बाय सेल्स 16,20,000 लेस सेल्स रिटर्न 20,000 का, दैट इज 16 लाख। क्लियर है। अब उसके बाद आप अपना चेक करते हैं जो भी इसके एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक परचेज लिख लिया, इस साइड सेल लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ टी देखना है, कहाँ लिखा है, टी सेल रिटर्न कर चुके हैं हम सेल्स के साथ ट्रीटमेंट। टी वेजेस, देखिए वेजेस पे टिक भी है। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है, वेजेस लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। जो भी इसका अमाउंट हमारे पास गिवन है वो हमने क्या करना है, अपना वेजेस को 1 लाख रुपीज ये हमने यहाँ लिखना है। अब इस पर हमने टिक किया हुआ है। टिक करने का मतलब क्या है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो देखिए वेजेस के बारे में क्या बोला गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग बताइए 5,000 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। अब अभी आपको एडजस्टमेंट जब समझाई थी कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस में जाकर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, कितने के बोले गए हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, 5,000 रुपीज के। तो 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 1,05,000। ठीक है। अब इसकी दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ जाती है, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने एक जगह ट्रीटमेंट इसकी कर दी है। अब ट्रेडिंग पे चेक कीजिए, सेल रिटर्न हो गया था, वेजेस हो गया, परचेज हम लिख चुके हैं, पावर लिखनी है हमने 10,000 रुपीज की। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू पावर 10,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टी चेक करते हैं। दिस इज ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया है, और बाकी यहाँ कहीं टी नहीं है। इस साइड टी सेल्स में है, परचेज टर्न ये दोनों हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग बन गया। पर ट्रेडिंग में आपको याद है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, जो हमारी कहाँ से आता है, एडजस्टमेंट से आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, दैट इज 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 8 लाख रुपीज हम यहाँ पर अपना लिख देंगे। क्लियर है। ये हमारा क्या बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको आता है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, टोटलिंग करनी है। रफ में आपने दोनों साइडों का टोटल करके देखना है, और जो ज्यादा आएगा वो लिखना है। तो ज्यादा इस साइड का आ रहा है 24 लाख, इस 24 लाख को हम इस साइड लिखेंगे। जब इसमें से हम ये सब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 8,95,000। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। क्लियर। ये कैरी ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है, लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से समझा था कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब सिर्फ इसमें क्या आया है, एक एडजस्टमेंट आई है, बाकी सब आपका पिछले चैप्टर से ही है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आई थी, तो जहां आपने वेजेस लिखा आपने उसमें आउटस्टैंडिंग क्या करनी है, ऐड करनी है। क्लियर है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, फर्दर ब्रोड डाउन करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो चुके हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ब्रोड डाउन 8,95,000। क्लियर है। अब हमने क्या करना, अपना प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम देखनी है। तो हमने बैलेंस शीट या बी और टी को नहीं देखना, सिर्फ जहां हमने पी लिखा है, ठीक, दैट इज यहां लिखा है ना, लाइटिंग कितना 5,000 रुपीज, तो ये हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, टू लाइटिंग 5,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट चेक कीजिए, पी कहाँ लिखा है, ये टी बी बी। रेंट, रेंट 45,000, देखिए रेंट के आगे टिक है ना, तो टिक लगाने से हमें पता लग गया कि इसके बारे में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें चेक करनी है। पहले रेंट 45,000 अंदर लिख लेते हैं हम अपना, टू रेंट
45,000। अब चेक करते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है। ये हमारा रेंट अनएक्सपायर्ड बोला गया है, कितने का, 10,000 का। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बताए थे एक बार कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने एक्सपेंसेस में से क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो हमने जो ये अनएक्सपायर्ड रेंट है ये क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड रेंट कितने का बोला गया, 10,000 का। तो 10,000 हम माइनस कर देंगे, इट विल कम 35,000। आई थिंक क्लियर है। अभी हम सभी एडजस्टमेंट की एक एक जगह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक जगह किया और ये अनएक्सपेक्टेड रेंट एक बार किया। ठीक है, दूसरी जगह जो ये बैलेंस शीटों में जाते हैं ये हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिख देंगे। पी हो गया रेंट। नेक्स्ट कमीशन 20,000 का लिख देते हैं अपना, टू कमीशन 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट कमीशन के बाद हमारा जनरल एक्सपेंस है 80,000 का। नेक्स्ट पेपर पे करते हैं अपना, टू जनरल expenses amount is 80,000। क्लियर। नेक्स्ट देखिए पी, सैलरीज पे पी है 50,000 और टिक है तो हम इसको अंदर लिखेंगे, टू सैलरीज 50,000 रुपीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कीजिए, सैलरी के बारे में क्या बोला गया है। सैलरी के बारे में बोला गया आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000 की। आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम ये सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर लेंगे अपनी सैलरी के अंदर। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 95,000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम चेक कीजिए, कंप्लीट। ये साइड हमारी सारी कंप्लीट होगी। देखा आपको कि हमने जब इसको क्लासिफाई किया, हमने पहले ही निशान लगा लिए, तो हमें बार बार शुरू से चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा। जहां जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो पी लिखा, हमने वो चेक कर लिया। इस साइड देख लेते हैं, पी में सिर्फ एक आइटम है, क्या है, इंटरेस्ट 30,000 का। ये हम अपना लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ही जाएगा। जो ये शीट हमने बनाई थी इसी पर जाएगा, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट 30,000। क्लियर है। तो ये हमारा P&L हो गया है। पर अभी इसको कंप्लीट करने से पहले हमने क्या करना है, एक बार अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करो कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो P&L में आना और हमारी रह गई हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम कर चुके हैं। सैलरी के अंदर डेप्रिशिएट मशीनरी, देखिए मशीनरी का 10% डेप्रिशिएशन लगाना है और वो कहाँ जाता है, एक बार P&L के डेबिट में जाता है। तो मशीनरी का 10% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसको हम यहाँ पर अपना खर्चों में लिखेंगे। ठीक है, तो मशीनरी कितने की बोली गई है, 4 लाख। 4 लाख का 10% जब कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 40,000। तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी यहाँ लिखा जाएगा, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, ये खर्चे का नाम है, कितने से है, 40,000 से। क्लियर है। सारी आइटमें हम लिख चुके हैं अपनी, जो जो हमें बोला गया था। अब हमने क्या करना है, अपना टोटल करना है। दोनों साइडों का पहले रफ में कर देखिए, जोन सी साइड ज्यादा होगी वो हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो ये वाली साइड हमारी ज्यादा आएगी, डेट इज 9,25,000। इस साइड भी लिखेंगे 9,25,000 और इसमें से जब हम अपनी सारी डेबिट के साइड हटा देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगी 6,50,000। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है कि जो हमारा ये नेट प्रॉफिट है 6,50,000 का, ये हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। क्लियर है। अब हमने क्या बनानी है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम अपने एसेट साइड स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मेट आपको याद होगा अगर पिछले चैप्टर से आपने देखा हो। ठीक है, कि हम पहले क्या करते हैं, अब इसमें बीबीएल चेक करो, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मशीनरी है, उसके बाद डेटर्स है, बिल रिसीवेबल्स है, बस। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 ये 5 आइटमें हमारे पास हैं और इसको हमने सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको सीक्वेंस नहीं बता रही, इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको अभी एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ताकि आप एडजस्टमेंट को देख सको कि हमने कैसे लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मशीनरी गिवन है, हम मशीनरी लिख लेते हैं। मशीनरी कितने की गिवन है, 4 लाख की।
अब ये मैंने अंदर लिखी है क्योंकि टिक लगा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 40,000 का, तो ये डेप्रिसिएशन हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये हमने एडजस्टमेंट करी थी ना कि डेप्रिसिएशन एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखना और एक बार रिलेटेड असेट्स में से हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम 4 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे इट विल कम 3,60,000। क्लियर। नेक्स्ट हमारी कैश एट बैंक लिख दीजिए। कैश एट बैंक कितना है, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट कैश इन हैंड 50,000, कैश इन हैंड 50,000। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम सन्डी डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स हैं, तो ये हम लिख देते हैं सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स। अमाउंट चेक करते हैं। डेटर्स में है 4,40,000 और 2,90,000। 4,40,000 एंड 2,90,000। क्लियर। एसेट साइड होगी कंप्लीट, मशीनरी हो चुकी है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, उसके बाद हमारा सन्डी डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स ये हो चुके हैं। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड से चेक करते हैं क्या है हमारे पास। कैपिटल है, उसके बाद क्या बोला गया, क्रेडिटर्स बोला गया, बाकी तो ट्रेडिंग और P&L की है। तो कैपिटल में हमें पता है क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है। तो कैपिटल हम अंदर लिखेंगे 9 लाख रुपीज की, कैपिटल 9 लाख रुपीज। उसमें हम प्लस करेंगे अपना नेट प्रॉफिट जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है, दैट इज 6,50,000 का हमने भी कैलकुलेट किया था। इन दोनों को प्लस करके हमारा 15,50,000 आएगा जो हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये है क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है 4,50,000 के, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000। ठीक है। ये दो आइटम थे हमारे पास, कैपिटल थी और क्रेडिटर्स थे। अब ये हो गया। अब अपना क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी वहां से आइटम्स लेनी है कि कौन कौन सी हमने लिखनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाती है, लायबिलिटी में जाती है, तो यहाँ लिख देंगे हम अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट 45,000। क्लियर। डेप्रिशिएट मशीनरी, डेप्रिशिएशन प्लस कर दिया हमने। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ये भी कहाँ जाएगी, हमारी लायबिलिटी में जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपीज की। रेंट अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, हमारी असेट्स में जाते हैं, तो अनएक्सपायर्ड रेंट, अनएक्सपायर्ड रेंट 10,000 रुपीज का, ये हमारा असेट्स है। उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 8 लाख रुपीज का है, तो ये हमारा असेट्स में आ जाए। क्लियर है। तो ये हमारी आइटमें सारी हम लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे। इस साइड हमारा कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस किया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, क्लोजिंग स्टॉक और अनएक्सपायर्ड रेंट, सारा हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में टोटल करेंगे। तो जब हम टोटलिंग करेंगे तो इट विल कम 20,50,000, इज ऑल्सो 20,50,000। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर आपकी इक्वल आई है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं आई तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब इसमें सिर्फ बातें क्या ध्यान रखनी है, कुछ बातें जो मैंने आपको एक तो सीक्वेंस बताया कि जब भी आप एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड टिक लगा लो, ताकि आप जब इनको लिखो तो आपको पता लग जाए कि आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो आप वो अमाउंट पहले ही अंदर लिखो। ठीक है। दूसरा, जैसे P&L में डेप्रिसिएशन था, उसकी कहीं इंफॉर्मेशन थी, या क्लोजिंग स्टॉक था, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने से पहले तो हमने कोई भी अकाउंट जब क्लोज करना है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, तो एक बार चेक करना है कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट के वहां निशान नहीं लगी हुई पर हमारी आनी है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक था। लाइक P&L में डेप्रिसिएशन था जो मशीनरी का, निशान मशीनरी पर लगा हुआ था जो कि बैलेंस शीट के आइटम है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो कुछ भी निशान नहीं है। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करोगे तो दोबारा एक बार चेक करना कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो निशान नहीं लगी जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी है। वो क्या, लास्ट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट सारी यहाँ से जो क्वेश्चन में आइटम है वो करने के बाद आपने चेक करनी है कि क्या सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह जा चुकी है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए आपने P&L में भी की, बैलेंस शीट में भी की। डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी में से भी लेस किया, P&L में भी लिखी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड किया, लायबिलिटी में लिखी। रेंट अनएक्सपायर्ड, रेंट में से माइनस किया और असेट्स में लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी लिखा, बैलेंस शीट में भी लिखा।
तो जब आपने सारा क्वेश्चन कर लिया तो आपने एक बार सारा चेक करना है, यहाँ से भी आइटमें कि सारी आइटमें आपने लिख दी है, और एक बार यहाँ से भी सारा चेक करना है कि क्या सारी एडजस्टमेंट दो दो जगह लिख दी गई है। उसके बाद आपका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर कई बार आपका टोटल नहीं आ रहा है इक्वल, तो आपने सिर्फ गलती क्या की होती है बच्चों, किसी ना किसी एडजस्टमेंट को एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोबारा अच्छे से चेक करना कि सारी एडजस्टमेंट की जो पोस्टिंग है वो दो दो जगह होनी चाहिए। तो ये चेक करना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।